हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो तो जैसा कि हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सीरीज चल रहा था, तो आ, आप लोगों को बता दें कि जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सभी चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट में अच्छे पूर्वक पढ़ा दिया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बन रहे हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर बन रहे हैं प्रीवियस 10 ईयर में इम्पॉर्टेंट सभी टॉप 10 क्वेश्चन मैं आज की अपनी सीरीज में लेकर आया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तथा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए आप दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यह हमारा यूपी पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर CSM IT सभी ब्रांचों के लिए है, जो कि जो भी स्टूडेंट CS हैं या फिर IT ब्रांच के सभी के लिए है। हमारा टारगेट क्या रहेगा 40 प्लस या 40 प्लस और 50 से, यानी कि 40 और 50 के बीच में हमारा टारगेट रहेगा कि हर एक स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आए। और ऑल चैप्टर यानी कि सभी सब्जेक्ट का यह हमारा मैराथन वीडियो होगा, जिसमें कि बताया जाएगा कि प्रीवियस 10 ईयर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इसमें बताया जाएगा। बस आप इतना पढ़ लीजिए, ठीक है, बस आप इतना पढ़ लीजिए, आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और आप लोग जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो लोग आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मोटिवेशनल लाइन मैंने आप लोगों के लिए लिख कर लाया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तो वह काम काम नहीं रहता है। यानी कि जब तक हम किसी काम को कर नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तो वह काम असंभव है। यानी कि दोस्तों से कहने का मतलब यह है कि जब तक हम किसी काम को प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक वह काम हमें असंभव ही लगेगा, ठीक है। चलिए आज के अपनी मोटिवेशन के साथ आज के अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के अपने हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोगों को पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ओपन एंड क्लोज सिस्टम और स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ओपन सिस्टम क्या होते हैं और क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, डायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ओपन सिस्टम दिया, ठीक है, सबसे पहले क्या दिया, ओपन सिस्टम, ठीक है। आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम हेडिंग डालने के बाद आप लोग लिखेंगे, आप लोगों को यहाँ से एक साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ओपन ओपन मतलब क्या होता है, खुला हुआ। यानी कि जो बाहरी वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक खुला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ओपन सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी कि ओपन मतलब क्या होगा कि बाहरी वातावरण में खुला हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। और इसी प्रकार क्लोज सिस्टम पूछ देगा कि क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, क्लोज सिस्टम। क्लोज क्लोज मतलब क्या हुआ, बंद। क्लोज मतलब क्या हो गया कि पूरी तरफ से क्या हो गया कि बंद। यानी कि वातावरण में क्लोज सिस्टम उसे कहते हैं कि जो वातावरण में क्या वो संपूर्ण रूप से क्या होता है, बंद होता है, यानी कि चारों तरफ से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। और जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है वो ओपन सिस्टम की अपेक्षा कम यूजफुल होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। उसके बाद हम लोग को कौन सिस्टम दिया है, स्टैटिक स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम स्टैटिक सिस्टम किसे कहेंगे, स्टैटिक स्टैटिक मतलब क्या होगा, स्थिर। यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि संपूर्ण रूप से क्या स्थिर हो, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक सिस्टम कहेंगे। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को स्टैटिक सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या दिया, डायनेमिक डायनेमिक सिस्टम। यानी कि डायनेमिक सिस्टम किसे कहेंगे कि ऐसा सिस्टम जिसमें क्या किया जाए, परिवर्तन किया जा सके, यानी कि जिसमें क्या कर सकें हम लोग, परिवर्तन कर सकें, यानी कि उसमें चेंजेस कर सकें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक सिस्टम कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ओपन, क्लोज सिस्टम और डायनेमिक और स्टैटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि वाटर वाल मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी बताइए। यानी कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है उसको कंप्लीट में बताना है, और उसके एडवांटेज क्या होते हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं, इन सभी के बारे में भी इसमें बताना है। वाटर वाल मॉडल को मैंने आप लोगों को एक
बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से बताया है अपने इस वीडियो में। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं उनका जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से कंप्लीट पूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोगों का है एचडीएलसी मॉडल, ठीक है। एचडीएलसी को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि एचडीएलसी क्या होता है, एचडीएलसी को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए कि एचडीएलसी मॉडल जो हमारा होता है उसमें निम्नलिखित प्रकार के कुछ फेजेज आते हैं कि उसका थोड़ा एचडीएलसी मॉडल के बारे में बता देते हैं। देखिए एचडीएलसी मॉडल, एचडीएलसी मॉडल यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या होगा, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, लाइफ साइकिल मॉडल। यानी कि आप लोगों को एचडीएलसी मॉडल आप लोगों को पेपर में देखने को मिली तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसका पूरा नाम लिख देंगे, ठीक है। यह इसका पूरा नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है और इसमें निम्नलिखित प्रकार के फेजेज आते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन से फेजेज आते हैं कि सबसे पहले उसका प्लानिंग, यानी कि उसका प्लानिंग किस प्रकार करेंगे। यानी कि जैसे कि आप लोग कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि उसमें उसे क्या क्या प्लानिंग की जाएगी। उसके बाद उसका एनालिसिस, प्लानिंग बन गया तो उसका हम लोग किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद डिटेल सिस्टम डिजाइन, यानी कि सिस्टम का ढांचा किस प्रकार दिया जाएगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब हमारा सॉफ्टवेयर बन कर तैयार हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में उसका क्या करेंगे मेंटेनेंस कर देंगे। ये हमारा एचडीएलसी का, तो आप लोगों को 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को 5 मार्क्स मिल जाएगा, तो ये हमारा एचडीएलसी का कंप्लीट डिस्कस हो गया। तो चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोगों को चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि आप लोगों को पेपर में एक क्वेश्चन टिप्पणी से भी रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को टिप्पणी से भी रहेगा, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में संक्षिप्त लिखिए, वर्णन कीजिए। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन हम लोग क्या दिया कि विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, पाँचवा क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है कि विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया था कि विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट में डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना, तो आप लोग 4-5 पॉइंट इसमें देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक शार्ट नोट्स बना के लिया है कि उसमें देखिए आप लोग पॉइंट लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए क्या लिखे, सबसे पहले लार्ज सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारा कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, यानी कि बड़ा नहीं होना चाहिए। इसकी स्केलेबिलिटी किस प्रकार होनी चाहिए, उसकी कास्ट कम से कम होनी चाहिए, उसका डायनामिक नेचर किस प्रकार होना चाहिए, उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट को हम किस प्रकार कर पा रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा सॉफ्टवेयर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि सबसे पहले रॉबस्टनेस, उसके बाद सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि ये सभी क्या हैं हमारे सॉफ्टवेयर के क्या क्या हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले आदि आप लोगों को पेपर पूछ दिया कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं जो संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले इनके सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, डायनेमिक नेचर होना चाहिए, उसको क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, तो आप लोगों का 5 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया है कि कोकोमो मॉडल क्या होता है, कोकोमो मॉडल को और कितने प्रकार में बांटा गया है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा आप लोगों को कोकोमो मॉडल के बारे में बता दूं। जो देखिए दोस्तों कि जो हमारा कोकोमो मॉडल होता है इसका पूरा नाम होता है कंस्ट्रक्टिव कास्ट मॉडल, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव कास्ट मॉडल होता है। और इसको कब विकसित किया गया था, तो सन 1981 ईस्वी में बोयन द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। और इसमें कोकोमो मॉडल का उद्देश्य क्या था कि जो उसमें कास्ट थी, इफर्ट की संख्या होती थी, उसको कम करने के लिए कोकोमो मॉडल का प्रयोग किया गया था। उसके बाद कोकोमो मॉडल का आप लोग टाइप लिख सकते हैं, कोकोमो मॉडल कितने प्रकार का होता है। कोकोमो मॉडल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, पहला बेसिक कोकोमो मॉडल, दूसरा कंप्लीट कोकोमो मॉडल, तीसरा इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। ये हमारा क्या हो गया, कोकोमो मॉडल के टाइप हो गए। उसके बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा जैसे कि बेसिक कोकोमो मॉडल क्या होता है, कंप्लीट कोकोमो मॉडल क्या होता है, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल क्या होता है, इसके बारे में अपने से 2-2 लाइन लिख देंगे तो भी आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा। चलते अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोगों को 7वां क्वेश्चन क्या दिया है कि कोहेजन और कपलिंग क्या होते हैं उसको विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमारा कोहेजन और कपलिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में बताएं कि जो कि कोहेजन, यानी कि जो कोहेजन क्या होता है, तो कोहेजन और कपलिंग
एक मेजरमेंट का एक अच्छा तरीका होता है। यानी कि हमारे जो सॉफ्टवेयर किस प्रकार बना है, इन दोनों के दौरान क्या कर सकते हैं हम, मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी को हम लोग कोहेजन कहते हैं। और जो हमारा कपलिंग जो होता है, कपलिंग द्वारा ये फाइंड आउट किया जाता है कि उसकी डिग्री किस प्रकार है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। उसके बाद आप लोग कोहेजन के टाइप बता सकते हैं कि कोहेजन कितने प्रकार के होते हैं और कपलिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा क्या जाएगा, कोहेजन और कपलिंग के बारे में हो जाएगा। तो चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का आठवां क्वेश्चन क्या है कि एसआरएस क्या है, करेक्टिस ऑफ गुड एसआरएस। यानी कि एसआरएस क्या है, यानी कि सॉफ्टवेयर एसआरएस किसे कहते हैं, करेक्टिस ऑफ गुड एसआरएस, यानी एसआरएस के कौन कौन से गुड करेक्टिस होते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि जो हमारा एसआरएस होता है, ठीक है, एसआरएस का पूरा नाम क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और एसआरएस के कौन कौन से गुड करेक्टिव्स होते हैं कि एक एसआरएस हमारा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा हमारा एसआरएस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और संपूर्ण रूप से अच्छी पूर्वक बना होना चाहिए। यही सभी हमारे क्या है, एसआरएस के करेक्टिव्स हो गए। चलिए चलते अपने नौवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोगों का नौवां क्वेश्चन क्या दिया है कि वेरिफिकेशन तथा वैलिडेशन भाग में अंतर लिखिए। तो आप लोगों को एक अंतर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। तो अंतर कितने मार्क्स से पूछता है, तो अंतर 5 मार्क्स में पूछता है। चलिए अंतर को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यदि आप लोगों को पेपर में अंतर पूछता है तो सबसे पहले आप लोग 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे वेरिफिकेशन तथा दूसरी तरफ लिखेंगे वैलिडेशन। देखिए वेरिफिकेशन सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है कि वेरिफिकेशन में रिव्यू, मीटिंग और इंस्पेक्शन जैसी प्रोसेस शामिल होती है। यानी कि जो हमारा वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं कि उसका रिव्यू किस प्रकार किया गया, उसकी मीटिंग किस प्रकार है और उसकी इंस्पेक्शन किस प्रकार हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, उसके बारे में बताया जाता है। और वैलिडेशन भाग में क्या कहते हैं कि वैलिडेशन भाग में टेस्टिंग की जा सकती है, जैसे ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है दिया है कि वेरिफिकेशन में यह सुनिश्चित करता है कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वह ठीक से बना है। यानी कि वेरिफिकेशन भाग में यह देखा जाता है कि जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट हमारा ठीक प्रकार से बना है। और वही वैलिडेशन भाग में ये सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट सही बना है कि नहीं। यानी कि इसमें इसमें 100% ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट हमारा ठीक से बना है कि नहीं बना है। ये तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट क्या है कि वेरिफिकेशन में क्यूए टीम होती है जो बनाने वाले सॉफ्टवेयर की जांच करती है। यानी कि वेरिफिकेशन में एक टीम होती है जो कि हमारी जांच करती है कि हमारा प्रोजेक्ट किस प्रकार बना है। जबकि वैलिडेशन भाग में टेस्टिंग की टीम होती है। यानी कि इसमें टेस्टिंग की टीम होती है और इसमें किसकी टीम होती है, इसमें क्यूए की टीम होती है। चौथा पॉइंट क्या दिया है कि इसमें एजुकेशन कोड की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इसमें एजुकेट करने के लिए कोड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें टेस्टिंग को करने के लिए यानी वैलिडेशन भाग के लिए क्या आता है कि एजुकेशन कोड की आवश्यकता होती है। इसमें पाँचवा पॉइंट क्या है कि वेरिफिकेशन एक प्रकार का मैनुअल चेकिंग की जाती है। यानी कि वेरिफिकेशन में एक प्रकार की मैनुअल चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन वैलिडेशन एक प्रकार का प्रोग्राम का बेस्ट तरीका होता है, इसमें मैनुअल चेकिंग नहीं किया जा सकता। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वेरिफिकेशन तथा वैलिडेशन भाग के अंतर के बारे में भी अच्छे पूर्वक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया है कि डीएफडी क्या है, डीएफडी के बारे में कंप्लीट में डिस्कस कीजिए। तो मैं आप लोगों को डीएफडी के बारे में थोड़ा बता दूं कि जो हमारा डीएफडी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, डाटा फ्लो डिजाइन। यानी कि डाटा फ्लो डिजाइन, ये डीएफडी का हमारा क्या होता है, पूरा नाम होता है। और उसके बाद डीएफडी का यानी डाटा फ्लो डिजाइन, यानी कि डीएफडी का मतलब क्या होगा कि डाटा का फ्लो हमारा किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाटा का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डीएफडी कहेंगे। और डीएफडी दो प्रकार के होते हैं, लॉजिकल डीएफडी, उसके बाद दूसरा कौन सा डीएफडी होता है, फिजिकल डीएफडी। ये हमारे दो प्रकार के डीएफडी होते हैं। और डीएफडी में 4 प्रकार के कंपोनेंट आते हैं। उसका इंटिटीज, डाटा स्टोरेज, डाटा फ्लो किस डायरेक्शन में उसका करेंगे हम लोग। और एक और है, उसका याद नहीं आ रहा है। तो 4 प्रकार की आप लोगों को डीएफडी में एंटिटीज होती हैं। उसके बाद 10वां हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, उसको कंप्लीट में डिस्कस कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, उसको विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है,
जो हम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर का हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार कर सकते हैं, उसका रिक्वायरमेंट किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी टेस्टिंग किस प्रकार कर सकते हैं हम लोग। उसकी चौथा पॉइंट आप लोग डाल सकते हैं इसमें कि उसकी टेस्टिंग किस प्रकार से किया जा सकता है। उसमें पांचवा पॉइंट आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं उसका अपडेशन, यानी कि उसको किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। ये सभी क्या होती है, उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट होते हैं। और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4-5 पॉइंट हेडिंग डालने के बाद आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें 2 प्रकार कंपोनेंट आते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर वो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ड, यानी कि हार्ड से ही आप लोग को समझ गया आ गया होगा कि उसको हम छू सकते हैं, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस आदि, ये सभी क्या है, हमारे हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड आदि, ये क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं। तो आई होप दोस्तों कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी आप लोग कॉन्सेप्ट आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। उसके बाद ग्रामर में कौन कौन सा दिया है कि हाई लेवल तथा लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो ये हमारा क्या कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा ग्रामर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या दिया कि 12वां क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है कि इवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, इसको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। यानी कि इवैल्यूएशन मॉडल भी आप लोगों को पेपर में पूछता है, तो उसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। उसके बाद 13वां क्वेश्चन हम लोग क्या दिया कि स्पाइरल मॉडल के बारे में लिखिए, यानी कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल के बारे में आप लोग को भी बताना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग 14वां क्वेश्चन क्या दिया है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन हम लोग का है वो पेपर में 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एलओसी क्या होता है, एलओसी क्या होता है उसके बारे में लिखिए, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एलओसी के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा एलओसी होता है इसका पूरा नाम होता है लाइन्स ऑफ कोड, यानी कि लाइन्स ऑफ कोड इसका पूरा नाम होता है। और इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कास्ट इफर्ट की संख्या को एस्टिमेट करने के लिए एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कोड का प्रयोग किया जाता है। यानी एलओसी के द्वारा यह देखा जाता है कि जो हमारी कास्ट कितनी कम से कम की जाती है, उसी के माध्यम से हम लोग ये एलओसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया, एलओसी हो गया। उसके बाद 16वां क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है कि डाटा डिक्शनरी क्या होता है, उसको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। उसके बाद 17वां क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है कि डिफरेंट बिटवीन अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, यानी कि अल्फा टेस्टिंग क्या होती है और बीटा टेस्टिंग क्या होती है, उसके बारे में लिखना है। तो मैं आप लोग को 2-3 पॉइंट थोड़ा इसके बारे में बता दूँ कि एक तरफ लिखेंगे आप लोग अल्फा टेस्टिंग और एक तरफ क्या लिखेंगे आप लोग बीटा टेस्टिंग। देखिए कि अल्फा टेस्टिंग जो होता है हमारा, उसमें वाइट एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जाती है, और जो बीटा टेस्टिंग होती है उसमें क्या किया जाती है कि वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही की जाती है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है कि अल्फा टेस्टिंग के लिए लॉन्ग एजुकेशन साइकिल की आवश्यकता होती है, लेकिन बीटा टेस्टिंग के लिए लैब इन्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें डेवलपर द्वारा विकसित क्रिटिकल इश्यूज या सुधारकों को तुरंत संबोधित किया जा सकता है, कि बीटा टेस्टिंग में क्रिटिकल इशू द्वारा तुरंत प्रोजेक्ट को सुधारा या लागू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या दिया कि चौथा पॉइंट इसमें सिक्योरिटी, लास्ट पॉइंट क्या दिया कि इसमें सिक्योरिटी की कम आवश्यकता होती है और इसमें सिक्योरिटी की अधिक आवश्यकता होती है। आई होप दोस्तों कि आप लोग को अल्फा और बीटा टेस्टिंग के बारे में अंतर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है कि व्हाट इज़ वी मॉडल, यानी कि वी मॉडल क्या होता है, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कंप्लीट में एक्सप्लेन करना है। तो वी मॉडल के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा वी मॉडल होता है, वी मॉडल का पूरा नाम होता है वर्चुअलाइजेशन मॉडल, यानी कि उसका वी मॉडल को हम लोग किस किस प्रकार को आप लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को 4 प्रकार के 4 बॉक्स इधर लेफ्ट में बनाएंगे, और 4 बॉक्स आप लोग क्या करेंगे, राइट में बनाएंगे। 4 बॉक्स आप लोग क्या करेंगे, राइट में बनाएंगे। आप लोग इसका थोड़ा तिरछा बनाएंगे, इस प्रकार आप लोग मिला देंगे, और लास्ट में क्या होगा, हमारा क्या होगा, कोडिंग होगा। इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, 4 प्रकार की इसमें टेस्टिंग आती है, 4 प्रकार इसमें टेस्टिंग आती है। लास्ट में हमारा क्या 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 होता है, कोडिंग होता है। और उसमें 2 प्रकार के वी मॉडल में 2 प्रकार के, यानी कि 2 प्रकार के फेज आते हैं। पहला वेरिफिकेशन फेज, दूसरा वैलिडेशन फेज, यानी कि ये 2 प्रकार के हमारे फेज आते हैं। और वेरिफिकेशन फेज में 5 प्रकार के भाग आते हैं, उसी प्रकार वैलिडेशन में भी 5 प्रकार के भाग आते हैं। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग अपने से लिख देंगे, तो आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा। उसके बाद चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोगों का 19वां क्वेश्चन क्या दिया कि डिफरेंट बिटवीन यूनिट टेस्टिंग एंड इटरेशन टेस्टिंग, यानी कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है और इटरेशन टेस्टिंग क्या होते हैं,
उनके बारे में लिखना है। उसके बाद हम लोग का 20वां क्वेश्चन क्या दिया कि डिफरेंस बिटवीन वाइट बार टेस्टिंग एंड ब्लैक बार टेस्टिंग क्या होता है, उनके बारे में बताइए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि ब्लैक बार टेस्टिंग और वाइट बार टेस्टिंग क्या होता है। जो हम देखिए जो हमारा ब्लैक बार टेस्टिंग होता है उसमें हम लोग इंटरनल कोड की जांच नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बार टेस्टिंग करते हैं। और वाइट बार टेस्टिंग क्या होता है कि इसमें हम इंटरनल कोड की जांच कर पाते हैं, यानी कि उसमें उसमें क्या क्या इंटरनल एप्लीकेशन होते हैं उसके बारे में जांच कर पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बार टेस्टिंग कहते हैं। और ब्लैक बार टेस्टिंग कैसे डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग इस प्रकार एक तरफ आप लोग लिखेंगे इनपुट, एक तरफ लिखेंगे आउटपुट, उस पर उसके बीच में क्या कर देंगे, पूरे तरह से आप लोग क्या कर देंगे, उसके बीच में आप लोग पूरी तरह से ब्लैक कर देंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ब्लैक बार टेस्टिंग कहेंगे। इस ये बीच वाला भाग क्या रहेगा, पूरी तरह से ब्लैक रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक बार टेस्टिंग। और वाइट बार टेस्टिंग क्या होगा कि ये बीच वाला भाग क्या होगा, पूरी तरफ से क्या होगा, ब्लैक नहीं होगा। ये बीच वाला भाग क्या होगा, पूरी तरफ से ब्लैक नहीं होगा, यह क्या होगा, वाइट होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि उसमें एप्लीकेशन जो जो भी हमारे एप्लीकेशन होंगे उसको हम लोग क्या आसानी से देख पाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाइट बार टेस्टिंग कहेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि प्रीवियस 10 ईयर में पूछे गए 2 या 3 से अधिक बार क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं सभी को डिस्कस किया। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को एयरफोर्स लवर MKY को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।